आपको पता है जब 1964 में जापान ने अपनी पहली बुलेट ट्रेन लॉन्च की थी तब मैक्सिमम लोगों को ये लगा कि ये बुलेट ट्रेन एकदम फालतू है। इसके लिए बोला गया था कि ये वर्ल्ड की 4 सबसे यूजलेस चीज़ों में से एक है, जिनमें है इजिप्शियन पिरामिड्स, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, बैटलशिप यामाटो जो वर्ल्ड वॉर 2 में किसी भी काम नहीं आया और लास्ट में डूब गया, और चौथा जैपनीज बुलेट ट्रेन्स। और अगर आज जापान कुछ चुनिंदा चीज़ों के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है तो उनमें बुलेट ट्रेन नंबर 1 पे आती है। ठीक इसी तरह इंडिया ने भी एक सपना देखा था 2009 में कि इंडिया में भी हाई स्पीड ट्रेन या फिर बुलेट ट्रेन आए। ये सपना 2017 में बनना स्टार्ट हुआ जब इंडियन और जापानीज प्राइम मिनिस्टर्स ने मिलकर इसकी नींव रखी, मगर तब से लेके आज तक इसने कई रोड ब्लॉक्स और कई सारे क्रिटिसिज्म फेस किए हैं। क्या जरूरत है बुलेट ट्रेन बनाने की, केवल रिच लोग इसमें ट्रैवल करेंगे, इसका किराया फ्लाइट से भी ज्यादा होगा तो कौन ही इसमें ट्रैवल करेगा, कैन इंडिया रियली अफोर्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख करोड़ इन वन प्रोजेक्ट। इससे अच्छा तो इंडिया को पॉवर्टी हटाने पे काम करना चाहिए, बुलेट ट्रेन बनाने की जगह बहुत सारी अलग अलग रेलवे लाइंस बिछानी चाहिए, कनेक्टिविटी को बेटर करना चाहिए। मुंबई और अहमदाबाद के बीच में पहले से ही इतनी अच्छी रोड्स हैं, इतनी सारी ट्रेन चलती हैं, इतनी अच्छी फ्लाइट कनेक्टिविटी है, तो फिर इन दोनों सिटीज के बीच में बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है। हम बताएंगे कि क्या जरूरत है। दोस्तों मैं इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि ये कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट्स में से एक है जो इंडिया को टॉप एलीट नेशंस में लाकर खड़ा कर देगा। और खासकर इंडिया जैसा नेशन जहां सिटीज बहुत दूर दूर हैं, बड़ी सिटीज लगातार ग्रो हो रही हैं, चोकअप हो रही हैं, वहां पर इन सिटीज को रिलैक्स करने के लिए एक हाई स्पीड ट्रेन जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की 5 साल पहले ही हमें जरूरत थी। हम आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे जापानीज बुलेट ट्रेन के बारे में जानकर, जिसे शिंकानसेन बोला जाता है, और इसके साथ ही जानेंगे इंडियन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में कि उसका क्या स्टेटस है, कितनी प्रोग्रेस है, कहां ये ट्रेन पहले बनाई जा रही थी और फिर कैसे प्रोजेक्ट को कर्टेल किया गया, क्या हर्डल्स इसमें आए। मगर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात सभी उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम हो जैसे IIT JEE नीट, या फिर गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स हो जैसे UPSC, या फिर किसी भी स्कूल कॉलेज के रेगुलर एग्जाम्स हो, फाइनल एग्जाम्स हो, तो आपको जरूर अटेंड करनी चाहिए मेरी 2 घंटे की एक लाइव जूम मास्टर क्लास सीक्रेट्स टू क्रैक एनी एग्जाम। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे टफ एग्जाम्स दिए हैं जैसे कि IIT JEE का, गेट का, UPSC का, और इनको क्रैक करके मैंने कई ऐसी इंपॉर्टेंट बारीकियां सीखी हैं और एग्जाम के प्रिपरेशन की टेक्निक सीखी हैं जिनसे मुझे काफ़ी हेल्प मिली हाई स्कोर करने में। और आई विश कोई मुझे ये पहले बता देता। मैं अपने 2 घंटे की इस क्लास के अंदर वो सारी एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा। आपको एग्जाम को प्रिपेयर करने में, स्ट्रेटेजाइज करने में और हाई स्कोर करने में डेफिनेटली हेल्प होगी। तो प्लीज़ पिन कमेंट में जाकर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके जरूर चेकआउट कीजिए। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी फिल हो जाती हैं, जल्दी रजिस्टर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1964 में जापान ने पहली बुलेट ट्रेन लॉन्च की जिसे उन्होंने शिंकानसेन बोला। ये जापान का कमबैक था वर्ल्ड वॉर 2 में हार जाने के बाद में। बट जब ये प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ था तब जापान का पूरे वर्ल्ड ने काफी मजाक बनाया था क्योंकि 20th सेंचुरी एरा था एयरक्राफ्ट्स का, रोड्स का, मोटर व्हीकल्स का। इन चीजों ने आके वर्ल्ड के टूरिज्म का सिनेरियो ही चेंज कर दिया था और तब लोगों का क्वेश्चन था कि क्यों जापान 100 साल पुरानी ट्रेन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके उसको बेटर बनाना चाहता है, क्यों नहीं वो नए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अपना रहा है। जापान की आधी से भी ज्यादा पॉपुलेशन 2 सिटीज के अराउंड बसी है। पहली है टोक्यो और दूसरी है ओसाका, जो इनकी मेजर सिटीज हैं। और पहली जापानीज बुलेट ट्रेन शिंकानसेन इन्हीं 2 सिटीज के बीच में चलाई गई थी। टोक्यो से ओसाका के बीच में बहुत सारी पहाड़ियां हैं। इनफैक्ट जापान का पूरा रीजन ही हिली है और यहाँ पर बुलेट ट्रेन बनाने के लिए जितना बजट सैंक्शन हुआ था वो कई सारे रोड ब्लॉक्स और इस हिली टेरेन होने के कारण डिले होते होते ऑलमोस्ट डबल हो गया था। और इसी कारण जापानीज रेलवेज के प्रेसिडेंट शिंजी सोगो और चीफ इंजीनियर हिडेयो शिमा ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था ये कहकर कि हमने जापानीज लोगों को डिसअपॉइंट किया है, इस प्रोजेक्ट का बजट डबल हो गया है। उस समय जो लेजेंडरी इन्वेंशन वो करने जा रहे थे उसका उनको बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं मिला, उनके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, बल्कि बदले में उनको रिजाइन करना पड़ा। बट उन्हें पता नहीं था कि जेट इंजन और IC इंजन के युग में ट्रेन्स एक बार फिर से कम बैक करने वाली थी। बट एक तरफ जहां US और यूरोप में इंटरस्टेट हाईवेज बन रहे थे और उसके कारण टनल्स ब्लास्ट हो रही थी, जापान में टनल्स ब्लास्ट की जा रही थी एक हाई स्पीड ट्रेन का ट्रैक बिछाने के लिए। और इस ट्रैक पर पहली बार 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर हाई स्पीड ट्रेन चली, जो उस समय वर्ल्ड की फास्टेस्ट थी। जब ये ट्रेन 1964 में स्टार्ट हुई तो लोग देखते ही रह गए। इसने जल्दी ही फ्लाइट्स का ट्रैफिक भी अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। एक टोक्यो का एग्जीक्यूटिव अपने घर से सुबह सुबह निकलकर ओसाका में मीटिंग अटेंड करके शाम को डिनर से पहले अपने घर पर वापस आ सकता था थैंक्स टू दिस बुलेट ट्रेन। टोक्यो से ओसाका का 500 किलोमीटर का सफर
ये ट्रेन सिर्फ 3 घंटे में पूरा करती थी। और इस ट्रेन के बाद जापान रुका नहीं, उन्होंने पूरे जापान में हाई स्पीड रेल नेटवर्क को एस्टैब्लिश किया। इस तरह से लाइंस बिछाई कि जापान में कहीं से भी कहीं भी पहुंचना काफी ईजी हो गया, कन्वीनियंट हो गया, विदाउट एनी नीड ऑफ प्रायर बुकिंग, प्रायर प्लानिंग। तो ऐसा क्या खास था शिंकानसेन में, चलिए बात करते हैं। शिंकानसेन बनाने के लिए नॉर्मल रेलवेज में एक सबसे बड़ा डिजाइन चेंज किया गया था, इनका एरोडायनेमिक शेप। एक एरोडायनेमिक शेप इसे फ्रंट में दिया गया और इसके एक्सटीरियर सरफेस को एकदम स्मूथ बनाया गया ताकि एयर फ्रिक्शन से इसकी स्पीड जो रिडक्शन होती है वो एकदम कम हो सके। ये बुलेट ट्रेन कन्वेंशनल इंजन और कोचेस का सेट ना होकर एक ट्रेन सेट थी जिसके अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूटेड थी। एक छोड़कर एक कोचेस में पावर थी, मोटराइज्ड व्हील थे और पूरी ट्रेन एक साथ पिकअप लेती थी और एक साथ डिसेलरेट होती थी, जिससे इसका एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग काफी फास्ट हो गए। और हाई स्पीड ट्रेन सिस्टम की खास बात ये होती है कि ये नॉर्मल ट्रेन सर्विस की तरह दिन में एक ट्रेन या 2 ट्रेन नहीं चलती हैं, ये चलती हैं एकदम मेट्रो की तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि मेट्रो एक सिटी के अंदर अंदर चलती है और हाई स्पीड ट्रेन कई सारी सिटीज को जोड़ते हुए चलती हैं। तो सपोज कीजिए एक ट्रैक टोक्यो से ओसाका का जो बिछाया गया था उस पर एक दिन में 12 से 15 ट्रेन चला करती थी दोनों तरफ से, और हर आधे घंटे के अंदर आपको टोक्यो से ओसाका के लिए एक ट्रेन मिल जाएगी। तो आपको ना तो रिजर्वेशन कराने की जरूरत है, ना आपको वेटिंग में खड़े होने की जरूरत है, ना आपको प्लान करने की जरूरत है कि मुझे कब घर से निकलना है। आप सोचिए 2 सिटीज को इन्होंने एक मेट्रो की तरह कनेक्ट कर दिया, और यही इन हाई स्पीड ट्रेन का पर्पस था। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन जब चलेगी तब वडोदरा में रहने वाला कोई भी इंसान जब चाहे अपने घर से निकलकर तुरंत मुंबई जाकर दोपहर में वापस भी आ सकता है। मुंबई सिटी जो ऑलरेडी चोक हो रही है उसको राहत मिल सकती है, क्योंकि मुंबई के कई सारे बिजनेसेस, कई सारे ऑफिसेज वडोदरा, सूरत या अहमदाबाद वाली लाइन पर कहीं और शिफ्ट किए जा सकते हैं, जहां से डेली अप डाउन कर पाना पॉसिबल होगा। तो अब चलिए इंडिया के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट यानी कि MAHSR प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है NHSRCL यानी कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पहले मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग की, इंसेप्शन किया, और फिर जब ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होने के लिए अप्रूव हुआ तब NHSRCL नाम की एक अलग कंपनी एस्टैब्लिश कर दी गई, जिसको ये प्रोजेक्ट हैंडओवर कर दिया गया और पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बना दिया गया, जो सीधे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को रिपोर्ट करती है। इस प्रोजेक्ट के अंदर मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक एक हाई स्पीड ट्रैक बिछाया जाएगा जो पूरी तरह से एलिवेटेड होगा और इस पर 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रेन चला करेंगी। इनिशियल फेज में 70 ट्रेन चलाने का प्लान है, दोनों तरफ से 35-35 ट्रेन सर्विसेज डेली की। इसका मतलब है कि डेली एवरी 45 मिनट्स में एक ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के लिए रवाना होगी और एक ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के लिए रवाना होगी। मुंबई में थाने और अहमदाबाद में साबरमती में इन ट्रेन के मेंटेनेंस डिपोज बनाए जाएंगे। इसका यूनिक फीचर है 21 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल जो मुंबई के अंदर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से थाने तक जाएगी, और इस टनल में 7 किलोमीटर अंडर सी टनल होगी, यानी समुद्र के अंदर टनल बनाई जाएगी 7 किलोमीटर दूर। 2017 में लॉन्च हुए इस प्रोजेक्ट का बजट है लगभग 1 लाख करोड़ रुपए, और इसकी 80% फंडिंग दी जा रही है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी कि जाइका के द्वारा। 0.1% इंटरेस्ट पर इन्होंने एक सॉफ्ट लोन इंडिया को दिया है। करंटली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर फुल स्विंग में कंस्ट्रक्शन में है, इसके लिए ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, टनल्स बनाई जा रही हैं। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इनिशियल सेक्शन जो गुजरात का होगा वो 2027 तक ऑपरेशन में आ जाएगा और पूरा का पूरा कॉरिडोर 2033 तक ओपन हो जाएगा। इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर पहले जापानीज शिंकानसेन ट्रेन ही चलेंगी, जिसके लिए टेंडर्स पब्लिश किए जा रहे हैं, और जापान से कुछ ट्रेन इंपोर्ट होंगी। इंपोर्ट होने के बाद में उन कंपनीज के साथ MOU करके इंडिया में ही इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, और इंडिया से हो सकता है कि हाई स्पीड बुलेट ट्रेन पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी हों। इस ट्रेन टेक्नोलॉजी के लिए पूरा का पूरा एक्सपर्टीज जापान के द्वारा दिया जा रहा है। जैसी ट्रेन जापान में बनाई गई है सेम उसी टेक्नोलॉजी को सीधे के सीधे रेप्लिकेट किया जाएगा इंडिया में। जापान की जो E5 सीरीज की शिंकानसेन है उन ट्रेन को इस ट्रैक पर चलाया जाएगा। एक E5 सीरीज का ट्रेन सेट जिसके अंदर 8 कोचेज होंगे उसकी कॉस्ट है लगभग 400 करोड़ रुपए। आपको पता है दोस्तों, जब 2009 के अंदर इस प्रोजेक्ट की कल्पना की गई थी, अहमदाबाद से लेकर पुणे तक इसको चलाए जाने की प्लानिंग थी, मगर मुंबई से लेकर पुणे का जो सेक्शन है उसमें काफी ज्यादा घाट्स हैं और इसकी फंडिंग के भी इश्यूज आ रहे थे। ये प्रोजेक्ट काफी सालों तक एकदम अधर झूल में लटका रहा फंडिंग के अभाव में। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स का कॉपरेशन आपस में नहीं था, महाराष्ट्र और गुजरात गवर्नमेंट किसी सेम नेक्सस पर नहीं पहुंच पा रहे थे। इसी कारण फर्स्ट फेज में मुंबई से अहमदाबाद तक ही इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया गया। मुंबई से पुणे का जो पोर्शन है वो छोड़ दिया गया। अब हो सकता है कि आने वाले फेजेस में मुंबई से पुणे तक भी इसे चलाया जाए, हो सकता है मुंबई से हैदराबाद तक इसे चलाया जाए। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये इंडियन बुलेट ट्रेन
हमें क्या एडवांटेजेस देगी, इंडिया के लिए कैसे फायदेमंद होगी। सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि मुंबई से अहमदाबाद तक जहां अभी 7-8 घंटे लगते हैं ट्रैवल में, वहां ये ट्रेन 2-2.5 घंटे में ही पहुंचा देगी। इंटरसिटी ट्रैवल काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा, मेट्रो की तरह लोग आ जा सकेंगे एक शहर से दूसरे शहर बिना वेटिंग के, बिना रिजर्वेशन के, बिना सोचे कि हमें किस समय घर से निकलना है। इस प्रोजेक्ट से बिजनेस और ट्रेड को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। जितनी किसी देश के अंदर कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छे होते हैं, उतना उसकी इकोनॉमी रफ्तार पकड़ती है, रोबस्ट होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बता देता हूँ। इंडियन रेलवेज को पूरे देश की लाइफ लाइन बोला जाता है। अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंपॉर्टेंट नहीं होता तो इंडियन रेलवेज की भी इंपॉर्टेंस नहीं होती देश के लिए। मगर आज अगर इंडियन रेलवेज रुक जाए तो पूरा देश एक स्टैंड स्टिल पर आ जाएगा। अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हमेशा देश को ज़रूरत है, स्पेशली ऐसे सिटीज़ में जहाँ ऑलरेडी चोकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा क्राउड का इन्फ्लक्स है और वो सिटी अब ट्रैफिक से, ट्रांसपोर्ट की समस्याओं से जूझ रही है। मुंबई के अंदर रहने वाले लोग बाहर लोकेट हो पाएंगे। हो सकता है कि अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत जैसी सिटीज़ में कई सारे ऑफिसेज रीलोकेट हो जाएं, जहां एक्सेसिबिलिटी और ट्रांसपोर्ट अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा बेनिफिट्स होंगे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के, स्किल डेवलपमेंट के और लोगों को रोजगार देने के। ऐसा एस्टिमेटेड है कि लगभग 50,000 लोगों को इस प्रोजेक्ट के कारण रोजगार मिलेगा। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चार्ट देखिए। इस चार्ट के हिसाब से पर किलोमीटर पर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करने में हाई स्पीड रेल सबसे कम कार्बन एमिशंस करती है कंपेयर टू एरोप्लेन्स, कंपेयर टू ट्रेन्स, कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट। और इस कारण बुलेट ट्रेन एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ग्लोबल वार्मिंग फ्रेंडली है। इंडिया को रेपुटेशन मिलेगी पूरे वर्ल्ड में इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाने के लिए। अब लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ये ट्रेन अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ही रिकवर नहीं कर पाएगी। तो उन लोगों की नॉलेज के लिए मैं ये बता दूं कि किसी भी सरकार का, किसी भी कंट्री का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इन्वेस्टमेंट होता है तो उनका ये एम नहीं होता है कि वो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को डायरेक्टली रिकवर करें टिकट प्राइस से। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट रिकवर होती है इकोनॉमिक बूम से, रोजगार डेवलप करके, कई सारे सिटीज़ में व्यापार को बढ़ाकर, ना कि सिर्फ ट्रेन के टिकट प्राइस कलेक्ट करके। जो टिकट प्राइसेस होते हैं वो किसी भी ट्रेन के इस तरह से रखे जाते हैं कि ट्रेन अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवर करे, यानी डे टू डे मेंटेनेंस, फ्यूलिंग, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, लोगों की सैलरी, ये सब निकल जाए, ना कि पूरा का पूरा उसको बनाने का खर्चा निकले। इनफैक्ट जापान जैसे देश भी अपने इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को रिकवर करने का टारगेट नहीं रखते हैं किसी भी हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट को लॉन्च करते समय। मगर फिर भी जापान में ये हाई स्पीड ट्रेन्स इतनी पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हुई हैं कि कई सेक्शंस ने अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट रिकवर कर लिया है। इसलिए इंडिया अभी एकदम क्रूशियल स्टेट पर है। उसे गरीबी से, पॉल्यूशन से, हाई पॉपुलेशन से भी लड़ना है, मगर साथ में अपने डेवलपमेंट पे भी इक्वली फोकस करना ज़रूरी है। डेवलपमेंट की जो रफ्तार है उसको स्लो नहीं किया जा सकता ये कहकर कि इनकी फंडिंग को पॉवर्टी हटाने में डाइवर्ट किया जाए। पॉवर्टी हटाना एकदम सिंपल नहीं है कि पैसा दो और हटा दो। जब डेवलपमेंट होगा, प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे, जॉब्स बढ़ेंगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी, तभी पॉवर्टी जड़ से निकल पाएगी। और इस डेवलपमेंट पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या पता पूरे वर्ल्ड के डेवलपमेंट की रफ्तार में हम बहुत पीछे छूट जाएं। फिलहाल आप अपने एग्जाम की तैयारी में पीछे मत छूटिएगा। मेरी मास्टर क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिए, पिन कमेंट में मैंने लिंक दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक और लेजेंडरी इंडिया का प्रोजेक्ट है, उसके बारे में देखिए, कश्मीर रेलवेज का प्रोजेक्ट। और फिलहाल हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज भी चल रही है जो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मैं चलता हूँ अगले वीडियो की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।